गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी, बेसिकली हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब उससे फर्दर जो फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक रहता है उसके बारे में बात करेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कोरोजन, है ना। कोरोजन में डेफिनेशन क्या बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप द मेटल, है ना। मेटल को ईट अप करना मतलब उसको पूरी तरह ख़त्म करना, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स एक्सपोजर बोल सकते हो या रिएक्शन बोल सकते हो ना। एक्सपोजर मतलब या सिंपली रिएक्शन भी बोल सकते हो, है ना। उसके टच में आना कह सकते हो, उससे रिएक्ट करेगा, उसके टच में आएगा तो रिएक्शन विद द एनवायरमेंटल गैसेस। लाइक कौन सी टाइप की गैसेस है एनवायरमेंट में जनरली क्या मिलता है, O2 ऑक्सीजन मिलती है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जनरली क्या इंडस्ट्री से निकलेगी या, है ना, काफ़ी पॉइजनस गैस होती है। या CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती है। और साथ में कई बार वाटर वेपर्स, है ना, विद द वाटर्स वेपर्स के साथ भी ये रिएक्शन देता है। सो इनके साथ रिएक्शन करके एक्चुअली जो बनाता क्या, इनसे होगा क्या, है ना। मेटल क्यों टूटेगा इनसे रिएक्शन करने के बाद, क्योंकि दूसरे टाइप के कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि काफ़ी अनस्टेबल होने वाला। जिस तरह मैं अगर बात करूँ कि जैसे ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा, मान लो इफ इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन तो समथिंग लाइक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड्स, है ना। इसको क्या बोलूँगा, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ। H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल सल्फाइड्स की बात करेगा। H2S के साथ जब रिएक्ट करेगा H2S का रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल सल्फाइड। हमारे पास यहाँ पे मेटल सल्फाइड फॉर्म करने वाला। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनेट फॉर्म करेगा। मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म करने वाला है, कार्बोनेट्स, है ना। बेसिकली जो भी फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिंपली, है ना, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंगली, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ पे 2 होगा 1 होगा, तो डिपेंड करता है मेटल टू मेटल। सो ये बात। और वाटर वेपर के साथ क्या करेगा, वाटर वेपर करेगा तो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेगा। इसको क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट्स। CO3 जब भी ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मतलब CO3 2 नेगेटिव ग्रुप, इसको कार्बोनेट आयन बोला जाता है ना। MH2 के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, MOH। इसको बोलेंगे सिंपली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्या नाम दिया गया, मेटल हाइड्रोक्साइड्स का। ठीक है, एक बात तो ये सल्फाइड था, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट, मतलब जनरली ये टाइप के कंपाउंड फॉर्म होता है। इन्हीं की वजह से फर्दर जो है वो धीरे धीरे करके खराब होता चला जाता मेटल, है ना। उसका बेसिक जो एग्जांपल है कोरोजन का, डेली लाइफ में देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंपली रस्टिंग, है ना। बेसिक जो एग्जांपल है हमारे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन की रस्टिंग आप लोगों ने पहले भी काफ़ी बार सुनी होगी, है ना। आयरन की रस्टिंग में ऐसा क्या होता है, जो मैं बोलूँ कि आयरन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना जाता है हमारे पास, है ना। जो आयरन में बोलते हैं ना वो कहावत कि भाई आयरन को सिर्फ वही खराब कर सकता है, आयरन को कोई और चीज़ खराब नहीं कर सकती, है ना। मतलब वो खुद से नहीं, इन्हीं गैसेस की वजह से ही वो खराब होने लगा है ना। कोई दूसरा जो है ऐसा नहीं है कि अपने आप ही वो होने लगा। मतलब कहने की बात क्या है, इन्हीं गैसेस की वजह से वो खराब होना स्टार्ट हुआ, खुद में ही खराब होगा। एक बार स्टार्टिंग हो गई खुद की खराब होने की, उसके बाद मतलब जब रस्टिंग का लेयर स्टार्ट हुई, सरफेस पे रस्टिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद वो खुद को ही अपने आप ही खराब करने लगेगा। बाद में जो इसकी इनर लेयर होती है उसकी रस्टिंग जो है, स्टार्टिंग की लेयर की रस्टिंग की वजह से ही डाउन रुक जाती रहती है बार बार। उसको बोल सकते हैं कि आयरन एक बार स्टार्टिंग में तो इनकी वजह से खराब हुआ, बट बाद में खुद ही खराब होने लगता है, क्योंकि उसकी टॉप मोस्ट लेयर रस्टिंग हो चुकी है। अंदर की सारी लेयर धीरे धीरे सड़ती जाएगी उसी एक टॉप मोस्ट लेयर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे रस्टिंग हुई। सो अगर आयरन की बात करूँ तो इस तरह से कि आयरन में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट, मतलब आयरन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स के प्रेजेंस में क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट में XH2। मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है वो हमें पता नहीं, अप्रोक्सीमेट हमने X लिख दिया, तो कुछ नहीं भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कितना वाटर कंटेंट है, क्या चीज़ है। सो इसको क्या बोला जाएगा, इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, फेरिक ऑक्साइड। दूसरी अगर मैं बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड तो इसकी वजह से आ गया, ये फेरिक ऑक्साइड है, बट ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। जब भी ऐसे डॉट में डॉट लगा के किसी के साथ किसी कंपाउंड से डॉट लगा के H2O के मॉलिक्यूल्स लिखे हो तो उसको बोलते हैं, उसको सिंपली बोला जाता है, इसकी वजह से जो है नाम के आगे बढ़ता है हाइड्रेटेड,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन बोला जाता है इन्हें बेसिकली, है ना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या पड़ेगा यहाँ पे हाइड्रेटेड, इसका नाम पड़ेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, अब फेरिक क्यों बोला गया, फेरिक की देखो दो चीजें होती है आयरन में, दो ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करती है, चार्ज बोल लो अभी के लिए आपके लिए, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, इसको बोला जाता है हमारे पास फेरस, इसको नाम दिया गया फेरिक का। ठीक है, तो जब भी Fe3 पॉजिटिव स्टेट में होगा तो उसको फेरिक ही नाम देंगे उस आयरन को हमारे पास। यहाँ पे जो है वो Fe देख लो, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है 2 नेगेटिव, है ना, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कितना होता है 2 नेगेटिव, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 3 पे -6 हो गया, तो ये -6 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +6 होना चाहिए, है ना। इसको यहाँ पे अगर ये माइनस में, यहाँ पे कैटायन जो हमारा प्लस में होगा तो दोनों बैलेंस हो पाएंगे, तभी वो कंपाउंड न्यूट्रल बन पाएगा। और हमेशा हर कोई कंपाउंड न्यूट्रल फॉर्म में ही रहना एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे -6 है, अगर टोटल यहाँ पे +6 होना चाहिए, और ये +6 कब हो सकता है, एक एटम पे, मतलब दोनों एटम पे +6 चार्ज है, मैं यहाँ लिखूँ कि दो Fe एटम के पास कितना चार्ज है +6 का, तो एक Fe एटम के पास कितना चार्ज होगा +3 का हुआ, +3 का चार्ज होने की वजह से ही यहाँ पे इसको फेरस बोला गया, इसका नाम पड़ा फेरिक बोला गया, फेरिक ऑक्साइड। सो ये फर्स्ट एग्जांपल था, आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब आगे बात करूँ तो बेसिकली इसमें क्या है देखो, और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, रस्टिंग ऑफ कॉपर की बात कर सकता हूँ या सिल्वर, है ना, Ag की बात करो। तो आपको पता है जब भी आप कभी कॉपर के बर्तन लेके आते हो या सिल्वर लेके आते हो, सिल्वर के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जैसे सोने की चमक तो जाती नहीं, है ना। जो गोल्ड है वो इतना रिएक्टिव नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए, बट एक्चुअली में सिल्वर हमारे पास उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और कॉपर और ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो एयर के साथ ये ईजिली जो है रिएक्ट कर देते हैं। और दूसरा इसकी जो शाइनिंग है, हमने देखा होगा जो चांदी है वो कुछ टाइम के बाद काला पड़ जाता है ना। और कॉपर जो है, कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं, जो भी आप बर्तन लेके आओगे तांबे के, वो भी धीरे धीरे अपनी शाइन खोने लगे और ब्लैक कलर में एक बार को कन्वर्ट होने लगे। उसका रीज़न एक ही यही है कि उनकी भी रस्टिंग होती है। मैं बोलूँ कि कॉपर की बात करूँ कि कॉपर में क्या है, कॉपर जब रिएक्ट करेगा साथ में ऑक्सीजन के, CO2 के और H2O के, तो फॉर्म करता है ये कॉपर कार्बोनेट, है ना। देख लो, कॉपर पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, बैलेंस है तो एक ही एटम की जरूरत है, कार्बोनेट में एक ही वो लगेगा सिंपली। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है ना। अगर यहाँ पे मान लो मेटल पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता और कार्बोनेट पे कितना है 2 नेगेटिव चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है ना, तभी एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 पे 2 पॉजिटिव आएगा इस तरह से, और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव है, तो दोनों तभी बैलेंस हो पाएंगे। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे यही हमारा एज इट इज आ जाएगा, और साथ में इसके कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला बनने वाला है बेसिकली जब ये रिएक्शन देगा। इसको बोलेंगे बेसिक, इसको नाम दिया गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, है ना। ये जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए नाम दिया गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो इसी फॉर्मेशन की वजह से जो कॉपर है ना लूजिस इट्स शाइन, इसी कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से जो शाइन है कॉपर की एज इट इज वो बरकरार नहीं रह पाती, और किस में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली, है ना, इस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से वो ब्लैक कलर का भी दिखने लगता है, हल्का काफी डार्क कलर हो जाता है, पहले शाइन का तो बिल्कुल डार्क कलर का हो जाएगा काफी टाइम बाद। इसी तरह सिल्वर भी है, सिल्वर जो है वो अपनी शाइन लूज करता है, किसकी वजह से, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जो हवा में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। तो क्या बनाएगा, सिंपली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करेगा, देखो आपको पता है सिंपली क्या करेगा, सिल्वर जो है डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे हाइड्रोजन को, और क्या बना लेगा AgS। सिल्वर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सो क्या बना लेगा AgS, और साथ में इस तरह से निकलेगा। सो AgS के जो है वो किस तरह क्या निकलते हैं हर बार, ब्लैक PPTs, सॉरी PPT नहीं बोलूंगा, ब्लैक कलरेशन, यहाँ पे ब्लैक कलरेशन जो होती है, क्योंकि देखो जो भी सल्फाइड है, जनरली जितने भी सल्फाइड है, मरकरी का सल्फाइड होगा, किसी भी एलिमेंट का सल्फाइड हो, सारे के सारे जनरली ब्लैक कलर के मिलते हैं हमको। सो ये क्या फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, सिंपली सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही ब्लैक कलरेशन हमारे पास, जो चांदी है हमारे पास ब्लैक शो होने लगती काफी टाइम बाद। सो इसी की वजह से, है ना, सिल्वर टर्न्स आउट टू बी ब्लैक,
आफ्टर सम टाइम। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एज इट इज कि भैया जो सिल्वर है वो ब्लैक कलरेशन क्यों शो करता है कुछ टाइम के बाद, किस कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से। तो मान लो यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया कि सिल्वर टर्न्स आउट टू बी ब्लैक ड्यू टू, किसकी वजह से ब्लैक होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया मान लो आपको, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी Ag2S। सो मान लो फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गया AgS, सेकंड दे दिया गया Ag2O, थर्ड दे दिया गया आपको Ag2S और फोर्थ दे दिया गया AgOH ट्वाइस, AgOH। तो सिंपली क्या यूज करोगे इसमें, क्या आंसर आपको पता है, सिंपली सल्फाइड की वजह से आप 2 सल्फाइड रखिए इसमें AgS और Ag2S। दोनों में क्या है, Ag पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का और सल्फर पे चार्ज रहता है 2 नेगेटिव का जनरली, ठीक है। सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड आयन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सल्फाइड आयन। इस पे चार्ज रहता है जनरली 2 नेगेटिव का, इस पे पॉजिटिव का। दोनों को कंबाइन करेंगे तो देयर मस्ट बी इक्वल चार्जेस फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए अमाउंट। अगर इसका 2 नेगेटिव इसका भी 2 पॉजिटिव होना चाहिए। सो इसका एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज कर मैं 2 एटम कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, इसका 2 पॉजिटिव होने वाला है। एक पे अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। अब ये बैलेंस हो गया इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ा हमको, ठीक है। सो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होने वाला, AgS नहीं होगा, Ag2O नहीं होगा क्योंकि इसका ब्लैक कलरेशन नहीं आता इसकी वजह से भी ब्लैक कलरेशन नहीं आता, इसकी वजह से आएगा सल्फाइड की वजह से। सो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बेसिक जो सारे टाइप ऑफ एग्जांपल्स क्या आप देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे हो सकती है रस्टिंग से। अब इसके बेसिकली प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं हम लोग, है ना। इस पे प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, कि रस्टिंग से कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी मेटल को बताया जा सकता है। सो फर्स्ट मेथड जो फेमस मेथड है इसका, जो केमिकल इसमें यूज होता है, फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इसकी कोटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक के साथ इसकी कोटिंग करी जाती है बेसिकली, है ना। जिंक को यूज करके इसको कोटिंग करते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, जिंक की कोटिंग की वजह से ये जो फर्दर ऊपर लेयर जो है वो जिंक जनरली इतना रिएक्टिव नहीं है, ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा भी तो नीचे नहीं जाने देगा उसको रस्टिंग को। सो इसलिए जिंक से हम कोटिंग करते हैं, पहली बात गैल्वेनाइजेशन इसका नाम है। सेकंड जो है बाय अप्लाइंग पेंट, है ना। पेंट अप्लाई करते हैं हम, अगर बाय अप्लाइंग पेंट जो आपको पता है ये लोहे को जितना भी आप ये तो नॉर्मल चीज़ें देखते हो ना, जब घर में जाल लगवाओ कुछ भी लगाओ तो उसको पेंट किया जाता है ना। लोहे की सीढ़ी बनवा ली, कुछ भी चीज़ हो तो उसको पेंट करते हैं ताकि उस पर जो रस्टिंग ना लगे और जल्दी खराब ना हो। क्योंकि रस्ट क्या करता है, जब भी आयरन पे रस्टिंग लगती है जो टॉप मोस्ट है उसकी घटने लगती है, ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है, आपको पता है। वो ब्राउन कलर का जो फ्री का वो उतरता है जब पहली बार, सो उतर के वो क्या करेगा, मान लो किसी और लोहे पे गिर गया, है ना। मान लो सीढ़ियाँ बना रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेप से उस जंग लगने लगा, फर्स्ट स्टेप का जो लोहा जो ऊपर वाली लेयर है पपड़ी से उतर के नीचे सेकंड स्टेप पे चलेगी तो क्या होगा, उसके सरफेस को भी रस्टिंग करना स्टार्ट कर देगी वो। सो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है ना, इससे काफ़ी नुकसान होता है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है पेंटिंग के साथ, थर्ड पॉइंट बाय अप्लाइंग ऑयल या ग्रीस। ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर दोगे उस पर आयरन पे, तब भी उसके चांसेस है कि भैया वो रस्टिंग की तरफ ना जाए, क्योंकि उसके हमको क्या करना देखो, उसके सरफेस से लेयर रस्टिंग स्टार्ट होती है, अंदर से स्टार्ट नहीं होती कभी। सरफेस उसका कौन है, सरफेस मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर, है ना। कि मान लो कोई भी सबसे ऊपर वाली चीज़ जो होगी, कोई भी किसी भी चीज़ की सबसे ऊपर वाली चीज़ को हम बोलेंगे सरफेस, है ना। तो उसके सरफेस से चीज़ स्टार्ट होती है, उसको सरफेस को अगर हमने कवर कर दिया तो अंदर वाली लेयर का जो है कोरोजन होना पॉसिबल ही नहीं हो पाता वहाँ पे। सो ये चीज़ थी। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ आपको, ये चीज़ तो ठीक है, बट एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा भी है जिस पे रस्टिंग होती ही नहीं कभी, एल्यूमिनियम इसको नाम दे, जिसकी रस्टिंग की वजह से मतलब वो खराब नहीं होता, उसकी लेयर जो है रस्ट हो जाती है बट फिर भी वो खराब नहीं होता। रीजन नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम जब इसकी टॉप मोस्ट लेयर ऑक्सीजन का रिएक्ट करती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया टॉप मोस्ट लेयर पे, बट ये अंदर तक नहीं जाता, है ना। ये मतलब क्या है, इनपेनिट्रेबल है।
पेनिट्रेबल मतलब पेनिट्रेटिंग मतलब क्या होता है, जो पास ऑन कर दे किसी सब्सटेंस से, किसी चीज से। मान लो बोलूं कि कोई रे छोड़ी मैंने, है ना, जैसे एक्सरे होती है, एक्सरे जो आपके पेनिट्रेट करते हैं मतलब पास ऑन कर जाती है आपकी बॉडी की स्किन के ऊपर से, बट जो आपके हड्डियों से है वो पास ऑन नहीं करती, इसलिए हड्डियों का स्ट्रक्चर जो है बना के देती है एज इट इज, है ना। बट तो इसी का मतलब होता है पेनिट्रेशन करना किसी चीज से। बट ये जो है ये इनपेनिट्रेबल है, मतलब सरफेस पे ही है, इससे नीचे नहीं जा पाएगा वो चीज बिल्कुल भी। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो इनपेनिट्रेबल वो फॉर्म करता है, रस्टिंग इसकी वजह से नीचे नहीं जाता, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है बचा रहता है फर्दर। अंदर का जो एल्यूमिनियम का पार्ट है वो कभी भी खराब नहीं होता। सो जो कोरोजन होना भी एक अच्छी बात है किसी न किसी एलिमेंट के लिए, लाइक एल्यूमिनियम की तरह, है ना। तो बाकी चीज़ों में जनरली रस्टिंग कर रहे हैं, जनरली एल्यूमिनियम में क्या होता है खुद की ऑक्साइड बनाता है, इसकी वजह से कि शाइनी नेचर भी रहता है इसका, है ना, शाइनीनेस भी रहेगी और साथ में अंदर जो है फर्दर रस्टिंग नहीं कर पाएगा। सो ये था बेसिकली रस्टिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में। अब मैं बात करूँ आपको रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी बेसिकली क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ किसका ऑक्सीडेशन, बेसिकली जनरली ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन प्रेजेंट इन द फूड, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फूड किसमें हो जाएगा, इनटू बैड ओडर या बैड स्मेल, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जो ऑयली फूड होता है उसको अगर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दोगे हवा की प्रेजेंस में, तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एडिशन होना ही तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो सिंपली क्या है, जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उस फूड में वो ऑक्सीडाइज होके ऐसे कंपाउंड में चला जाएगा जो क्या करेंगे, हमारे पास बैड स्मेल या बैड ओडर जनरेट करेंगे। देखो एक बात है, अब वो बैड स्मेल या बैड ओडर जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो वोलेटाइल नेचर के है। वोलेटाइल नेचर मतलब होता है कि जो उड़ सकता है, जो चीज़ उड़ सकती है, जैसे नेल पेंट रिमूवर आपके घर में पड़ा, नेल पेंट रिमूवर में क्या होता है, इथर, जो उसको आप खोल दोगे ना तो थोड़ी देर बाद देखोगे डब्बी खाली मिलेगी आपको, क्योंकि वो उड़ सकता है, वोलेटाइल नेचर का, क्योंकि तभी आपको स्मेल आती है ना किसी चीज़ की, जब वो उड़ सकता हो। सो इसकी वजह से मतलब जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन की वजह से, आफ्टर ऑक्सीडेशन इज वोलेटाइल इन नेचर। सो पूछ लिया जाएगा कि किस नेचर का कंपाउंड है जी, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, कहीं से भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं सीबीएसई वाले आपसे, है ना। सो रेंसिडिटी का मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट प्रेजेंट इन द फूड, है ना, इनटू द बैड ओडर या बैड स्मेल, है ना। अब दूसरी बात, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे होगी हमारे पास, इसकी प्रिवेंशन का सीधा सा तरीका है, पहला जो तरीका है इसका वो है वैक्यूम क्रिएशन। वैक्यूम क्रिएशन कि अगर कहीं पे वैक्यूम भर दिया, मान लो ऑक्सीजन हटाई गई उसमें से, ऑक्सीजन हट जाती है उस चीज में से, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल होगा। सो वैक्यूम क्रिएशन जब करते हो तो वहां पे नो ऑक्सीजन, सो नो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, नो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो है काफी हद तक ना के बराबर हो जाती है अगर आप वैक्यूम क्रिएशन करते हो कहीं पे, मतलब ऐसी जगह फूड रखोगे जहाँ हवा है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीडेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, एक बात है। दूसरा, फीलिंग नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन को हटा के ना नाइट्रोजन फिल कर जाता है उसको, नाइट्रोजन गैस, यानी जैसे इन द चिप्स बैग, चिप्स वाले जो वो होते हैं ना पैकेट्स, इन द चिप्स पैकेट, वहाँ पे जनरली यही क्या आता है कि थोड़ी सी नाइट्रोजन जो है वो फिल कर जाती है, ताकि क्या होता है, चिप्स जो है वो काफ़ी ऑयली फूड है वो जल्दी खराब हो जाता है। सो उस पैकेट में से क्या है, चिप्स वाले पैकेट में जनरली थोड़ी सी नाइट्रोजन फिल की जाती है आप, ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव करके। थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज होती है, एंटी मतलब उल्टा, जो ऑक्सीडेशन को रोके हमारे पास, है ना। जैसे मान लो सबसे अच्छा जो फूड है एंटीऑक्सीडेंट के होता है कैरेट, गाजर, है ना, वो कभी भी खराब नहीं होती जल्दी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें खुद में एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। सो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हाँ ऑक्सीडेशन हमारी ना हो। और लास्ट पॉइंट है बाय रेफ्रिजरेशन। बाय रेफ्रिजरेशन मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटिंग करके मतलब बाय लोअरिंग टेम्परेचर, इसे आप बोल सकते हैं, है ना, बाय लोअरिंग
टेम्परेचर को कम करके हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन की स्पीड को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सो बेसिक पार्ट यही था किसको लेकर, कोरोजन और रेंसिडिटी को लेकर। सो दिस फॉर टुडे, यहाँ आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।